स्पीच पैथोलॉजिस्ट होता क्या है, ये करता क्या है और किन लोगों को इसकी जरूरत पेश आती है? स्पीच पैथोलॉजी एक बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड डोमेन है जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चे बोल नहीं रहे होते हैं, कोई स्पोकन लैंग्वेज की वजह से बोल नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती जिसकी वजह से वो बोलते हुए उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो वो बोलना छोड़ देते हैं। स्पीच पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, चाहे वो चिल्ड्रन हो या अडल्ट पेशेंट्स हो, उनकी स्पीच पे काम करना। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अभी न्यूली बॉर्न होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बोलना स्टार्ट करते हैं, उनमें क्या रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से वो डिले होता है उनकी बोलने में? बेसिकली पेरेंटल जो है वो ट्रेनिंग और टाइमिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेरेंट्स आते हैं, मोस्टली जो डॉक्टर फैमिलीज हैं उनके बच्चों के अंदर देखा जाता है कि उनकी स्पीच डिले है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और वो अपने बच्चों को स्क्रीन बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसको आजकल हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म हो गया या स्क्रीन बहुत ज़्यादा दी है तो बच्चे की स्पीच जो है वो डिले है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक यूनिक टॉपिक है, आपको बहुत कम सुनने में आता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट हतीजा साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये स्पीच पैथोलॉजिस्ट होता क्या है, ये करता क्या है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या चीज़ है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है? बेसिकली स्पीच पैथोलॉजी एक बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड डोमेन है जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। अगर एक बच्चा नॉर्मल है और वो किसी डिसऑर्डर के साथ नहीं है तो अक्सर ये होता है कि बच्चे बोल नहीं रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जहाँ बच्चे शायद कोई स्पोकन लैंग्वेज की वजह से बोल नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी डिले है स्पीच। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती जिसकी वजह से वो बोलते हुए उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो वो बोलना छोड़ देते हैं। तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, चाहे वो चिल्ड्रन हो या अडल्ट पेशेंट्स हो, उनकी स्पीच पे काम करना। क्योंकि बहुत से हमारे पास अडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं जिसमें स्ट्रोक के साथ आते हैं, हेड इंजरीज के साथ आते हैं, उनको एफेजिया हो जाता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें उनके रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो डिले होती है। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अभी न्यूली बॉर्न होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बोलना स्टार्ट करते हैं, उनमें क्या रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से वो डिले होता है उनकी बोलने में? बेसिकली पेरेंटल जो है वो ट्रेनिंग और टाइमिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, मोस्टली जो डॉक्टर फैमिलीज हैं उनके बच्चों के अंदर देखा जाता है कि उनकी स्पीच डिले है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और वो अपने बच्चों को स्क्रीन बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसको आजकल हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म हो गया या स्क्रीन बहुत ज़्यादा दी है तो बच्चे की स्पीच जो है वो डिले है। तो इस वजह से जो है वो बच्चे बात नहीं करते, पेरेंट्स आपस में बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर ये इफेक्ट होता है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेरेंटल ट्रेनिंग, लाइक पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे ने अभी जेस्चर्स के साथ डिमांड की है, वो इशारे करते हैं और बच्चों को पेरेंट्स जो है वो चीज़ दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं चीज़, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम बोल नहीं रहे, इशारे करें तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो बच्चे को बोलना आता ही नहीं है, उसे मांगना आता ही नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो बहुत छोटा बच्चा है और भी उसने बोलना स्टार्ट करना है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उससे बातें करें, ठीक है, रेदर देन कि हम उसको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें, हम उनसे बात करें, हम उनको जिस डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, टॉय, एजुकेशनल टॉय उनके ला के दें, उनके साथ काम करें। एजुकेशनल टॉयज में कौन कौन से टॉयज? जैसे पजल फिक्सिंग होती है, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, शेप्स होती हैं, इस तरह के पैक मिल जाते हैं, पैक बोर्ड्स मिल जाते हैं, रिंग टावर्स मिल जाते हैं, इस तरह के हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, हम उनके साथ काम करें। अगर बच्चों को पॉइंट्स वगैरह लगा के दे दी जाए और बच्चे को ही वो जब नया नया बोलना शुरू करते हैं तो आवाज़ें निकालते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना शुरू कर देते? डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि पहले ये होता था कि हम कहते थे कि हमने राइम्स वगैरह सुनी है तो हम भी इस तरह खुद ब खुद बोलना शुरू हो गए, लेकिन क्या था कि पहले इस तरह से इतना ज़्यादा टीवी या फिर स्क्रीन टाइम का रुझान ज़्यादा नहीं था, लेकिन आजकल के पेरेंट्स, हर एक पेरेंट तकरीबन जॉब कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, कोई प्राइवेट जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और वो क्या करते हैं, स्क्रीन लगा के दे देते हैं, बच्चा कंप्लीटली उसमें लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं होता कि कहा जाता है कि अच्छा बच्चे में आयरन की कमी है, बच्चे में इस चीज़ की कमी है, इस वजह से इसको बोलने में मसला हो रहा है, इस तरह की होता है? हाँ जी, होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ओमेगा 3 उसको दें, इसको फैटी जो है ना वो आप इसको ओमेगा 3 दें, इसको जो है वो फिश ऑयल दें, जिससे बच्चे की स्पीच एनहांस हो जाएगी, क्योंकि कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चों में जिनकी वजह से बच्चे समटाइम नहीं बोल पा रहे होते, तो इसलिए हम उसकी पूरी पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, हम उसको कहते हैं कि अपनी फाइलिंग करवा के लाएं। बच्चे का
ब्लड टेस्ट करवा के लाएंगे, कोई डेफिशिएंसी हम उसको भी साथ साथ देखें, लेकिन मोस्टली ये चीज़ हम देखते हैं ऑटिज्म के अंदर। ऑटिज्म के बच्चों के साथ हम जो है वो पूरी प्रोफाइलिंग करवाते हैं। अडल्ट्स में भी आपने बताया कि मसला आता है, अडल्ट्स में भी क्या आता reason होती है। है? अडल्ट्स में इस तरह से आता है कि जैसे कि किसी एक मेरा जिस तरह पेशेंट था, ठीक है, और ही वाज 28 इयर्स ओल्ड, एकदम से उनको जो है वो बीपी शूट किया, उनको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक होने के बाद जो है वो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज चली गई, रिसेप्टर भी उनकी वीक हो गई और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी चली गई। इस तरह से हेड इंजरी के साथ हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि सडन किसी ट्रॉमा से जो है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे स्टैमरिंग हो जाती है, हकलाने लग जाते हैं लोग। कुछ को तो डेवलपमेंटल स्टैमरिंग होती है कि बचपन से ही होती है, और कुछ जो है वो किसी ट्रॉमा, किसी स्ट्रेस की वजह से स्टैमर करना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ हम जो स्पीच थेरेपी करते हैं। कितने सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? टू मच सेशंस। लाइक अक्सर पेरेंट्स और आकर थेरेपिस्ट से क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स, अडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं कि हम कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें कितने सेशंस चाहिए। तो हम नहीं बता सकते, जो डिपेंड करता है सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। क्योंकि अगर सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर है तो मे बी इट टेक्स टाइम लाइक 2 to 3 years और मे बी मोर देन दिस। और अगर हमारे पास कोई माइल्ड स्टैमरिंग के साथ जिस तरह आ गए या माइल्ड इश्यूज के साथ आ गए तो उसको भी करते करते 1 year लग जाता है। अभी क्या रेशियो है पेशेंट्स की, ये पेशेंट्स की कितने फीसद जो हैं इनको ये मसाइल हैं? स्टैमरिंग तो आजकल बहुत से लोगों को हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस से, इन चीज़ों से स्टैमरिंग के जो हैं वो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। और स्टैमरिंग फिर क्या होता है कि जैसे स्कूल में गए, फिर यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ बुली होते हैं। जिस तरह मैं एक पेशेंट था, वो डॉक्टर है, और इवन वो बताता है कि वो अपने हॉस्पिटल में बुली हो रहा था। तो पहले तो इस तरह से डॉक्टर बन जाना, उसके बाद से उसको वो चीज़ें, बुली को फेस करना, फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट लेना, तो डेफिनेटली उनके लिए भी वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पर वो रहकर उस चीज़ को डील करते हैं। तो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। तो आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, लोगों को इतना इसका नहीं पता। हाँ, कि जिसके घर में ऐसा कोई मसला है ज़्यादा वही उन्हीं को इसके बारे में पता है। तो आपने चूज़ करने की रीज़न क्या था? बेसिकली मैंने अपनी फील्ड चूज़ की थी साइकोलॉजी की। मेरी बेसिकली जो डोमेन है वो है साइकोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना स्पेशलाइजेशन किस में करूँ साइकोलॉजी में रहते हुए। फिर मैंने अपना एमफिल, जो अपना MS है, वो मैंने स्पीच में किया, क्योंकि मैं देखती थी कि जब हमारे पास पेशेंट आता था तो हम उसके बिहेवियर्स को मैनेज कर रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि अगर वो बोल नहीं रहा तो फिर उसे किस तरह से बुलवाना है, कैसे बुलवाना है, क्या कॉजेज हैं, क्या लिंग्विस्टिक, क्या सेमेंटिक कॉजेज हैं जिस वजह से बच्चा बोल नहीं रहा। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि हम किस तरह इन बच्चों को बुलवा सकते हैं, ये बात करें। क्योंकि जब ये बोलना शुरू करते हैं तो इनके 50% इश्यूज वहीं रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इस वजह से बिहेवियर और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके साथ कोई आप मेडिसिन भी इनटेक करवाती हैं या सिर्फ थेरेपी से ही आप पेशेंट जो है वो ठीक? नहीं, मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि मेडिसिन देना जो है वो हमारे MBBS डॉक्टर का काम है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, लेकिन इसके लिए कोई मेडिसिन होती नहीं है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर हम ऑटिज्म के साथ करें तो उनको गट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं कि आप पीड्स के पास चले जाओ, वहाँ से जाके आप डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है तो। अभी आपके पास किस किस एज के बच्चे हैं जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं? अभी हमारे पास जो हैं, अगर बच्चों की बात करें तो वो 7 to 8 years में जो है वो आ रहे हैं। अगर टीन एज की बात करें तो हमारे पास 14, 16, 17 एंड देन अडल्ट पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, और वो ऑटिज्म के साथ भी आ रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे सो डेवलपमेंटल के साथ आ रहे हैं, कुछ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो घर में ये थेरेपी बच्चों को देना चाहते हो, जिनके बच्चे ना बोल पा रहे हों और वो नहीं अफोर्ड भी ना कर पाते हों किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाना, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी, क्या ट्रिक्स देंगी कि इस तरह से बच्चों की जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों के इश्यूज़ को असेस करें कि इशू है क्या, बच्चे के बोलने की ना बोलने की वजह क्या है, क्या पेरेंटल टाइमिंग है, क्या स्क्रीन टाइमिंग है, या फिर बच्चों के स्कूल के अंदर जो है बच्चों के साथ प्रॉपर उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, इस वजह से बच्चा बोल नहीं पाता। पहले तो इन चीज़ों को असेस करना है कि बच्चा शायद वो बोल सकता है लेकिन उसके पास क्लैरिटी नहीं है जिस वजह से वो क्वाइट हो गया, या कोई ट्रॉमा उसने फेस किया जिस वजह से बच्चा क्वाइट हो गया। जब आप ये चीज़ें असेस कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे डिफरेंट एज बैंड्स को। आप इंटरनेट पे जाएं, हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि गूगल पे जाकर आप स्पीच लैंग्वेज के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनकी चेकलिस्ट निकालें।
अगर आप देखें कि आपका बच्चा 6 मंथ में फॉल कर रहा है तो आप उसके माइलस्टोन्स चेक करें। अगर आपका बच्चा 1 ईयर के अंदर फॉल कर रहा है तो उसके माइलस्टोन्स चेक करें। मतलब एज बैंड के अकॉर्डिंग आप उसके माइलस्टोन्स को चेक करें, फिर उसके ऊपर आप टिक करते रहें। अगर उसमें से कोई चीज़ उस एज बैंड के अंदर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो उसकी जो मेंटल एज है उसकी फिजिकल एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद आप उन एरियाज़ को डिफाइन करें कि किन एरियाज़ पे हमने काम करना है। फिर फर्ज करेंगे अगर एक बच्चा है वो लैंग्वेज डिले के साथ उसके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज़ लेकर आएँ। उन एजुकेशनल टॉयज़ जैसे पजल फिक्सिंग के थ्रू बच्चों को कलर्स वगैरह सिखाएं, शेप्स वगैरह सिखाएं, एनिमल्स के बारे में बताएं, बर्ड्स के बारे में बताएं, उन पजल्स के थ्रू काम करें। किस एज में कर लेना स्टार्ट कर लेना चाहिए? ये आप 2 ईयर में स्टार्ट कर दें, ठीक है। समटाइम हम जो हैं वो 1.6 के बच्चे के साथ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल क्या है, क्योंकि अब हम डेफिनेटली ये अभी नहीं बता सकते कि किस तरह के पेरेंट हमारे पास आएंगे हेल्प के लिए। और इससे जो छोटे बच्चे होते हैं अभी जिन्होंने बोलना स्टार्ट करना होता है, जैसे 1 साल हो जाता है, वो नहीं कर पाते, ये तो एक्टिविटी जो आप बता रही हैं जी। बच्चों को स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ये हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि एक बच्चा 1 साल का हो गया वो बोल नहीं रहा तो फिर आप उसके लिए डिफरेंट टॉयज के साथ करवाएं, जैसे कार सेज पीपी पीपी, काउ सेज मू, कैट सेज मियाओ, छोटे छोटे साउंड्स को आप उस नाउन के साथ जो है एसोसिएट करना शुरू करें। जिस तरह के बाबा के साथ उसकी इंटरेक्शन करवा रहे हैं तो हु इज ही इज बाबा बाबा, ताकि उसको समझ आए। उसको मिरर टेक्निक के साथ सिखाएं कि आप उससे बॉडी पार्ट सिखाएं, बताएं कि लिप्स कहाँ पे हैं, लिप्स के साथ हम बोलते हैं, टंग की मूवमेंट कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप उन बच्चों को बताएं। और फिर आप जो आपके नाउन्स हैं उनको डिफरेंट साउंड्स के साथ एसोसिएट कर दें। फिर बच्चा ये देखेगा कि जब इसको जो है वो शो किया जाता है तो मैंने ये वाली साउंड निकाली, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की स्पीच खुद ब खुद इन्हांस होना शुरू हो जाती है। अगर बच्चे के पास क्विंग है, बैबलिंग कर लेता है तो वेल एंड गुड, आप उसमें से उसके सिलेबल्स लिख लीजिए, यानी कि जो साउंड्स वो बोलता है उन साउंड्स के आप सिलेबल स्ट्रिंग्स बना लीजिए। फिर उन सिलेबल स्ट्रिंग्स के साथ आप मजीद उनको इंक्रीज करते जाएं। अब ऐसा ना हो कि पेरेंट जो है वो 1 हफ्ता बच्चे के साथ बहुत ज्यादा गपशप लगाएं और फिर से ये कंप्लेन करें कि इसने फिर नहीं बोलना शुरू किया। तो ऐसी पेरेंट्स को भी आपको सजेस्ट कर दें कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हम अपने बच्चे को, बहुत दफ़ा ऐसे हमें कंप्लेन्स आती हैं। ये तो हम बात करें ना कि जो बच्चा स्पीच डिले के साथ है, मोस्टली ये होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म के साथ होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के साथ होते हैं या माइक्रोस्केलेट डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं हम एक साउंड बोलवाते जा रहे हैं, बच्चा बोल नहीं रहा, या हम एक वो टारगेट वर्ड को टारगेट किए हुए हैं लेकिन बच्चा वर्ड नहीं बोल रहा। तो ये बात याद रखें कि जब किसी को लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, तो वो उसका एक बैरियर है, उस बैरियर को हमने तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए हमें 100+ जो है उसको ट्रायल्स देनी होंगी। जैसे हर डिसऑर्डर डिफरेंट है। अगर एप्रेक्सिया बच्चे को हो गया, ब्रेन प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, जिस तरह ये स्पीच के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ट्रायल्स है, उसके बाद जाके बच्चा बोलेगा। ऑटिज्म में बच्चे को फोर्स करना पड़ता है कि आपने बात करनी, क्योंकि बात नहीं करना चाहता, वो एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। और इस तरह वो बच्चे जो नॉर्मल हैं और सिर्फ उनको लैंग्वेज डिले और स्पीच डिले हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। जब तक बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा तब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो पेरेंट क्या करते हैं, ये बोलो ऐसे बोलो, जबकि हमने बोलने पे फोकस नहीं करना, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। डिफरेंट यूनिट्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को हमने इंडिविजुअली पहले सिखाना है, फिर उसके बाद कंबाइन करके सिखाना। अच्छा, मेरे सुनने में ये भी आया कि जो 6-7 मंथ के बच्चे होते हैं उनका हम राइम्स लगा कर दे देते हैं। एक बहुत ही फेमस राइम है, उसका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये बच्चों को मत सुनाए, इससे बच्चा बोलता नहीं है, इससे बच्चा ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो क्या ये भी बात है ठीक है? हाँ, आई थिंक सो। आप द व्हील्स ऑन अ बस की बात कर रही हैं, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि लॉस्ट हो जाता है बच्चा। लॉस्ट कैसे होता है कि देखें, क्योंकि ऑटिज्म जिस तरह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसमें हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट इस तरह की हो जाती है कि बच्चा जो है वो घूमने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता है, जैसे फ़ैन है, गोल है, स्पिन करता है। इसी तरह से किसी गाड़ी का पहिया है, उसको देखता है, वो मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उसको देख के बच्चा लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ वाकई ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कैसी है। तो हम कुछ अगर ऐसी राइम्स वगैरह हैं तो हम उनसे अवॉइड करें। इनिशियली तो हमारी कोशिश हो कि 1 साल तक हम बच्चे को स्क्रीन मत दें। 1 साल
फिलहाल में हम सिर्फ उससे बात करें, उससे एजुकेशनल टॉयज के थ्रू सिखाएं, उसके साथ जो पीकाबू खेलें, इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ उससे एसोसिएट करें, ताकि बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट जो है ब्रेन की स्ट्रांग हो। अगर हम उसे पहले स्क्रीन में डाल देंगे तो उसका ब्रेन जो है वो सिर्फ उन रियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ चला जाएगा, वो हमारी बातों की तरफ गौर व फिक्र नहीं करेगा। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज डिले के साथ जब बच्चे स्पीच डिले के साथ बच्चे आते हैं तो हम बच्चों को आवाज़ देते हैं, वो नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करते। हम कहते हैं मुआज मुआज, वो नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करा। वो इतना लॉस्ट होता है, और वो नहीं कि वो आर्टिस्टिक है और वो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, नहीं, वो एक नॉर्मल बच्चा है, लेकिन वो इतना लॉस्ट है, वो अपने दिमाग में सोच रहा है किसी भी राइम के बारे में और उस राइम के अंदर लॉस्ट है। हम उसे बुला रहे हैं, वो हमारी तरफ नहीं देख रहा, हम उसे कह रहे हैं लुक एट आइज, वो नहीं देख रहा, ठीक है, वो हमारी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि वो कम्प्लीटली लॉस्ट होता है उन राइम्स में। किस तरह के कार्टून जो हैं बच्चों को दिखाना चाहिए? किस तरह के कार्टून्स, पहले तो कोशिश करें कि आप कार्टून्स जो है 1.6 के बाद ही स्टार्ट करें। कार्टून्स दिखाने आपने, कोई राइम्स दिखानी, और उसके लिए आप अपना टाइम डिफाइन करें। टाइम डिफाइन करें, उसके बाद आप ये देखें कि मेरे बच्चे की एज क्या है, उस एज के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करें कि मैंने पहले राइम से स्टार्ट करना है, मेरे को स्पेसिफिक राइम इसको लगा दूँ 1.6 के बाद, और वो भी आप डिवाइड कर लें अपने टाइम को कि अच्छा मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको देनी। और खाने के टाइम बच्चों को कभी भी राइम्स वगैरह मत दिखाएं कि हम क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो राइम्स लगा रहे और उसके बाद बच्चा खाना खा लेगा, तो उससे ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि खाना खाते हुए जो बच्चे मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं उनकी ऑक्सीपिटल लॉब भी डैमेज हो जाती है। जो स्पीच थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने डिप्लोमास दिए होते हैं। जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास एक कंप्लीट डिग्री होती है, इसमें 2 ईयर का वो कोर्स पढ़ते हैं जिसमें वो पैथोलॉजी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। थेरेपिस्ट पैथोलॉजी के बारे में डिटेल नहीं पढ़ते, ना उसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। टीवी टुडे के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं वो यही मैसेज कन्वे करूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक अवेयरनेस है क्योंकि लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने अपना एक पेज बनाया हुआ है स्पीच लिंग्वा स्पॉट का, जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम फ्री जो है वो वीडियोज़ बनाते हैं और वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग देखते हैं कि हम घर पर अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। मेरी बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो कोरोना के डेज़ में लोगों ने देखी डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि इस स्ट्रैटेजी से हमारा बच्चा बोलना शुरू हो गया। क्योंकि वो टाइम था जिसमें लोग बात नहीं कर रहे थे, घर से बाहर नहीं जा रहे थे, सोशलाइज नहीं कर रहे थे। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करें, इसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस जाएगी और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आएगा और ये हर घर का मसला है। हमें चाहिए बच्चों पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी अपनी मसरूफियत में से, इतनी बहुत ज़िंदगी नो डाउट मसरूफ़ हो चुकी है, रिमोट हम बन चुके हैं, हम रोबोट बन चुके हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी देखना है, उनका पूरा मुस्तकबिल जो है वो हमारी अटेंशन पे मुनहसर है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।